अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट। तो इस सेकंड पार्ट में हम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ रेशो को पढ़ेंगे और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिससे कल भी पेपर में कुछ क्वेश्चंस आए थे और नेक्स्ट भी आएंगे जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको इंतहाई इजी तरीके से जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ रेशो क्या होते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे भी पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि इन सितंबर में माह ने 36 मार्क्स लिए हैं और फिर नेक्स्ट मंथ जो है उसने 48 मार्क्स लिए हैं। तो अब उसके मार्क्स में जो टोटल रेशो है वो कितनी बनेगी, 48 और 36 है। कोई बड़ा टेबल दे के जिसमें ये दोनों आते हो तो 12 के टेबल में आते हैं ये। तो अगर आपको बड़ा टेबल आपको नहीं आता, आप नहीं पढ़ सकते बड़े टेबल को, तो फिर आप 2 से स्टार्ट कर ले और नीचे आती जाए और उस पॉइंट तक इनको डिवाइड कर ले कि उसके बाद फिर ये मज़ीद डिविजिबल ना हो। तो इससे आएगा 4:3। ये हम कर चुके हैं तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, निदा सेंटीमीटर, तो कुछ नया नहीं है तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ रेशो का क्वेश्चन है डायरेक्टली उसको सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है कि एक चॉकलेट फैक्ट्री है, उन्होंने अपने जो उसकी चॉकलेट की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया, या मास को जो है उन्होंने इंक्रीज़ किया 5:4 में। मतलब उनकी पहले जो थी प्रोडक्शन वो 4 थी तो उन्होंने अभी 5 कर ली है। तो अभी आप फाइंड कर ले कि इफ़ द करंट मास ऑफ द चॉकलेट बार इज़ 84 ग्राम, तो न्यू कितना होगा, क्योंकि इन्होंने जो है रेशो को इंक्रीज़ किया है, रेशो को इन्होंने 4 से 5 कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले वो 4 ग्राम बनाते थे तो अभी वो 5 ग्राम बनाएंगे। तो अभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे कि अभी ये इनकी मास जो है 84 से कितना चेंज होगा। तो आप इस तरह सिंपली कर ले, पहले आपने रेशो को लिख लिया, रेशो को हम लिख सकते हैं। तो आप कर ले कि इन्होंने जो है 4 से इंक्रीज़ कर लिया 5 पे, तो नेक्स्ट जो है 84 में कितना इंक्रीज़ आएगा, 84 से कितना इंक्रीज़ होगा, किस नंबर पे इंक्रीज़ होगा, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ये मैंने आपको जनरल फॉर्म लिख लिया, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको इस फॉर्म में लिख ले, फिर क्वेश्चन जो है ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिया है लेकिन आपने एक ही स्टेप में इसको सॉल्व करना होता है। चेंज द क्वांटिटी 108 है और रेशो क्या हुई है 3 से 2 पे आई है, मतलब डिक्रीज़ हुई है। तो आपने क्या करना है, 3 से आई है 2 पे रेशो, तो 108 से कहाँ पे जाएगी, इसको आपने फाइंड करना है। तो 108 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख ले, ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज रेशो का क्वेश्चन हो, जो राइट साइड पे हो उसको डिनोमिनेटर में लिख ले, जो लेफ़्ट साइड पे हो उसको नोमिनेटर में लिख ले, और जो आपको क्वांटिटी गिवन हो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख ले, तो क्वेश्चन आपका खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इंक्रीज़ हुआ है 660 लीटर ऑफ जूस, इसको फाइंड कर ले। तो 5 से इंक्रीज़ हुआ है 6 पे, 5 से इंक्रीज़ हुआ है 6 पे, तो 660 से कितना इंक्रीज़ होगा, इसको मैंने लिख लिया सिंपली फॉर्म में। अभी आप इसको सिंपली कर सकता है, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15 और 5 2 ज़र 10। 6 को 132 के साथ मल्टीप्लाइड करें। फॉर एग्जांपल 6 2 ज़र 12 आएगा, 1 कैरी होगा, 6 3 ज़र 18 और 1 19, 1 कैरी होगा, 6 1 ज़र 6 और 1 7, तो 792 जो है इसका 792 इसका आंसर होगा, इन्होंने भी लिखा है यहाँ पे डायरेक्टली। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री 15 आवर अ डे, इफ़ ही डिक्रीज वर्किंग आवर इन द 4:5, 4:5 से इन्होंने इंक्रीज़ किया। बस सिंपली इस तरह के क्वेश्चन हो तो क्या करें, 5 से रेशो डिक्रीज़ हुई है 4 पे कम हुई है, तो 5 में से 4, तो 15 में कितना होगा, इसको इस फॉर्म में आपने लिख लिया। बस सिंपली आपका क्वेश्चन 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15 और 4 3 ज़र 12, तो 12 इसका आंसर होगा। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो एक्सरसाइज इनको आपने किस तरह डील करना है, कैलकुलेट रेशो आपने ये किस तरह करनी है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए पेपर में, 48 मीटर इन द रेशो 5:8, तो अब ये क्या इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, 8 से 5 पे आई है तो मतलब डिक्रीज़ हुई है। आप इस तरह करें कि 8 से आई है 5 पे, तो 48 से कहाँ पे जाएगी,
8 से 5 में आपको पता है, 48 को आपको नहीं पता तो उसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ले यार। मैं तो परसेंटेज वाली क्वेश्चन भी इसी तरीके से करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहे कि इन्होंने 1000 में से जो है 900 मार्क्स लिए हैं तो इसका परसेंटेज फाइंड कर ले, तो मैं किस तरह करूँगा? 1000 में इसने लिए है 900, तो 100 में मुझे नहीं पता परसेंटेज क्या होता है, 100 होता है, तो 100 में मुझे नहीं पता। इस तरीके को परसेंटेज में किसी भी क्वेश्चन को इसी तरीके से करता हूँ। ये द मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टीचर 20 to 40, फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर न्यू टीचर। ये सारे वही क्वेश्चन हैं यार, 20 और 28 और 40 के बीच में आपने रेशो फाइंड करनी है। सारे ओल्ड क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। आफ्टर डिस्काउंट प्राइस अ चॉपर डिक्रीज फ्रॉम, यहाँ से इतना डिक्रीज हुआ। फाउंड द रेशो ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस टू द ओरिजिनल प्राइस, तो डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल बीच में क्या जो है वो रेशो है आप कर सकते हैं। चेंज द क्वांटिटी 63 द रेशो 5:3, 5:3 में इसको डिवाइड कर ले, तो किस तरह करेंगे? ये नंबर मैंने डिवाइड करना है जिस तरह हम प्रॉफिट को 5 और 3 को ऐड कर ले, यहाँ 8 होगा पक्का और साइड में जो है 63 होगा पक्का। अब आपने 5 के लिए फाइंड करना है तो 5 लिख ले, फिर आपने 3 के लिए फाइंड करना है तो 3 लिख ले, लेकिन नीचे 8 और साइड पे 63 जो है ये सेम होगा दोनों के लिए। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया तो ये भी इसी तरह है। 7:6 में आपने डिवाइड करना है इसको, तो सिंपली। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देयर आर 4 फील्ड्स से वर्क इन फैक्ट्री, द फैक्ट्री ओनर वांट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर, हाउ ही वांट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशो 7:8। पहले फैक्ट्री में कितने वर्कर थे? 456 वर्कर थे, ठीक है। अब उसने इनको डिक्रीज करना है 8:7 से, मतलब 7:8 से इसने करने हैं। 7:8 मतलब अगर पहले 8 थे तो ये अभी 8, हर 8 में से ये 7 करना चाहते हैं, 8 में से एक को कम करना चाहते हैं। पहले अगर 8 थे तो ये अब 7 करना चाहते हैं, तो किस तरह करेंगे? आपने लिखना है कि 8 से 7 तो मल्टीप्लाइड बाई 456, तो ये आपका ट्रैक हो गया, ये आपका ट्रैक हो गया। मज़े करो, ऐश करो। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद जो है प्रोपोर्शन है। अब इसके बाद प्रोपोर्शन वाली क्वेश्चन है, तो प्रोपोर्शन को हमने किस तरह डील करना होता है? प्रोपोर्शन असल में क्या होता है, ठीक है, जब हम रेशो को इक्वलिटी के फॉर्म में लिखते हैं, किस तरह? फॉर एग्जांपल A/B इज़ इक्वल टू, ये जो आपको डबल कॉलन जो नज़र आ रहे हैं इनकी जगह हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं। जब इन रेशोज़ को हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं या इक्वलिटी के फॉर्म को, तो इनको हम फिर प्रोपोर्शन कहते हैं। ये साइड पे जो होते हैं, साइड के जो टर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल A और D जो है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स कहते हैं। और जो बिल्कुल बीच में है, फॉर एग्जांपल B और C, तो इनको हम मीन कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि A और D के मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आएगा वो B और C के मल्टीप्लिकेशन से भी आना चाहिए। अगर इस तरह नहीं है, इन्होंने यहाँ लिख लिया है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। और जो साइडों पे है, दोनों साइड्स पे है, इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन से और BC यानी मीन के मल्टीप्लिकेशन से सेम नंबर आना चाहिए। आपने इस तरह के क्वेश्चंस को आपने डील किस तरह करना है? हमने A और D को मल्टीप्लाई करना है और मीन्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, एक्सट्रीम्स को हमने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमने मीन्स को मल्टीप्लाई करना है। कल एक क्वेश्चन भी आया था पेपर में, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। तो आपने किस तरह करने हैं इस तरह के क्वेश्चंस को? फॉर एग्जांपल एग्जांपल 1 आपको दिया गया है, if 4:5 and 8:10 are two ratios, the proportion of these ratio can be expressed as, तो इनकी प्रोपोर्शन को आपने किस तरह एक्सप्रेस करना है? एक 4:5 है, फिर आपने क्या, यह डबल कॉलन भी लिख सकते हैं या इक्वेशन भी लिख सकते हैं, 8:10 है, तो इनको आप इस तरह लिख सकते हैं। फिर हमने कहा है कि रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। 4:5 को हम लिख सकते हैं कि 4/5 इज़ इक्वल टू, इसकी जगह हम इज़ इक्वल लिख सकते हैं 8/10 हम इसको लिख सकते हैं। तो अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब यह एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दिया था कल पेपर में, इन्होंने ये वाला क्वेश्चन जो है इन्होंने पेपर में दिया था, जो CTIT का पेपर था। तो अब अगर आपको कहेंगे कि x/5 है
फिर उसके बाद डबल कॉलन है और सेक रेशो 15 है। तो आप इस तरह करें कि 6x की वैल्यू को आप फाइंड करें। तो आप किस तरह करेंगे, हमने तो कहा है कि हम एक्सट्रीम को मल्टीप्लाइड करेंगे और उसके अलावा क्या करेंगे, मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने ये भी कहा था कि हम इनको इस तरह लिख सकते हैं कि x/5 लिखेंगे, इसको इन दोनों को लिखेंगे x/5, बीच में डबल कॉलन की जगह क्या लिखेंगे, इक्वल साइन लिखेंगे और 6/15, क्योंकि 6/5 को हम 6/15 लिख सकते हैं। अब मैंने लिख लिया 6/15 मैंने लिख लिया, दूसरी साइड पे मैंने x/5 लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनको। 15 यहाँ शिफ्ट होगा, 5 जो है यहाँ शिफ्ट होगा, तो 15x के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो क्या बनेगा, 15x बनेगा। दूसरी साइड पे 5 6 ज़र क्या बनेगा, 30 बनेगा। तो अब मैंने 15x को तो फाइंड नहीं करना, मैंने x को फाइंड करना है। और मैथ्स में जब जिस भी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं उसको हम अकेले छोड़ते हैं एक साइड पे। तो हमने x को फाइंड करना है, 15 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, लेकिन 15 और x यहाँ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवीज़न में बनेगा। यहाँ से 15 कट होगा, यहाँ जाके ये 15 डिवीज़न में आएगा। अब 15 1 ज़र 15, 15 2 ज़र 30, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। आपने इसी मेथड से इसको करना है, या इस तरह भी कर सकते हैं कि मीन्स को मल्टीप्लाइड कर ले, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाइड कर ले डायरेक्टली। ये तरीका इजी है, आप इसी तरीके से कर ले, एक्सट्रीम को भी मल्टीप्लाई कर ले और मीन को भी कर ले। फॉर एग्जांपल x और 15 को मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 15x आएगा, और 5 और 6 को मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ तो 30 आएगा। इस तरीके से आप ना करें, ये बुक का जो तरीका है ये थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। आप इसी तरीके से करें, जहाँ आपको गिवन है वही से आप मल्टीप्लाइड कर ले। एक्सट्रीम को मल्टीप्लाइड करें, ये 15x बनेगा, और मीन को मल्टीप्लाइड करें, ये 30 बनेगा। 15x, तो फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आप कर सकते हैं, फिर यहाँ पे जो नंबर है यहाँ से हटा के दूसरी साइड पे डिवीजन में ले जाए तो क्वेश्चन खुद बहुत सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन भी जो है पेपर में दिया जा सकता है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल एक है 2/4 फर्स्ट सेकंड थर्ड डबल कॉलन 6, लेकिन फोर्थ रेशो का हमें नहीं पता, उसको हमने फाइंड करना है। तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह हम x लिखेंगे, 2/4 फिर डबल कॉलन। अब हम आपने क्या करना है, इसी तरीके को बस छोड़े यार, ये थोड़ा सा बुक का तरीका थोड़ा सा लंबा है। आप इस तरह करें कि इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाइड करें, एक्सट्रीम को, और इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें तो क्या आएगा, इससे आएगा 4 6 ज़र 24 आएगा इज इक्वल टू, और 2x से क्या आएगा, 2x से 2 को x से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब यार मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊँ, मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि इसके मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आता है वो n के मल्टीप्लिकेशन से भी आना चाहिए। मीन के मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आता है वो एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन से भी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 24 है, तो आप सोचिए कि 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाइड कर लूँ कि 24 आ जाए। तो यहाँ मैं क्या मल्टीप्लाइड कर लूँ, फॉर एग्जांपल 2 के साथ अगर मैं 12 मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर भी मुझे पता लग रहा है कि x की जगह 12 आएगा, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 2 और x मल्टीप्लिकेशन में है, जो नंबर एक साइड पे मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके डिवीजन में होगी। 2 यहाँ से शिफ्ट हो गया इस साइड पे, तो 2 1 ज़र 2, 2 12 ज़र 4, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 12। अब इन्होंने भी किया है, लेकिन ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनको इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लेके, बस जो आपको गिवन है वही से आप मल्टीप्लाई करें, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें और मीन को जो है मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि 4/x डबल कॉलन 3 रेशो, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि 12। तो अभी आपने x की वैल्यू को किस तरह फाइंड करना है, आपने बस सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना है और इन दोनों को, मीन को मल्टीप्लाइड करना है और इनको मल्टीप्लाइड करना है। तो मीन को मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 12 ज़र क्या आएगा, 48 आएगा, और इनसे क्या आएगा, 3x आएगा, 3x आएगा। तो अब सिंपली जो है इनको 3 को इस साइड पे ले जाए, 48 को 3 में डिवाइड कर ले तो क्या आएगा, 3 1 ज़र 3 16 इसका आंसर होगा।
इसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ये मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपने किस तरह डील करने हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्या होता है, ये आपने क्वेश्चन में से ख़ुद आपने ढूंढना है। अभी मैं इसका बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स में आपको समझाने वाला हूँ कि एक ही स्टेप में फिर आप इंशाल्लाह क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे ये क्वेश्चन दिया है कि अ टेलर स्टिचेस 5 ड्रेस इन 3 आवर, हाउ मेनी ड्रेस कैन ही स्टिच इन 12 आवर। पहले मैंने क्या करना है, पहले मैंने सोचना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट का है। ठीक है, अब मैंने वो 3 आवर में 5 ड्रेस करता है। यार जब मैं टाइम को इंक्रीज़ करता हूँ, जब मैं टाइम ज़्यादा वो लेगा तो ज़्यादा ड्रेसेस को वो स्टिच करेगा ना। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि एक को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। इस तरह की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब मैं टाइम को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो स्टिचेस जो है, ड्रेसेस भी इंक्रीज़ होंगे, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को आपने डील किस तरह करना है, आपने इस तरह इनको डील करना है। फॉर एग्जांपल, अ टेलर स्टिच 5 ड्रेस इन 3 आवर। अब वो जो है 5 आवर में 5 ड्रेस करता है, या मैं करता हूँ कि 3 आवर में वो क्या करता है, 5 ड्रेस को वो स्टिच करता है। हाउ मेनी ड्रेस कैन ही स्टिच इन 12 आवर। 12 आवर में जो है वो क्या करेगा, कितने ड्रेस को वो स्टिच करेगा। 3 में 5 करता है, 3 में क्या करता है, 5 ड्रेस को स्टिच करता है, तो 12 में वो कितने ड्रेसेस को जो है वो स्टिच करेगा। तो आपने अभी क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को आपने देख लिया कि इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बस अभी एक स्टेप में आप कर सकते हैं। आप इस तरह करें कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाइड करें, 3x के साथ 5 12 के साथ। 3 को x के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। अब आपने x की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो दूसरे 3 को शिफ्ट कर ले, 60 डिवाइड बाई 3 से क्या आता है, 20 आता है। तो x की वैल्यू क्या है, 20 है। तो लिहाजा वो 12 घंटों में कितने ड्रेसेस को वो स्टिच करेगा, 20 ड्रेसेस को। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन दिया जाए कि 5 3 और फिर उसके बाद है 12 और x। अब अगर इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो फिर तो हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, इन्वर्स रिलेशनशिप में है, तो फिर सिर्फ आपने ये करना है कि सामने सामने वालों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 के साथ, 12 को x के साथ। अब इसके क्वेश्चन भी आएंगे आगे, तो फिर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, 5 वर्कर कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 6 आवर। मैंने ये लिख लिया। 5 जो है, 5 वर्कर क्या करते हैं, 6 घंटे में करते हैं। हाउ मैनी आवर्स, आवर का नहीं पता, हाउ मैनी आवर जो नहीं पता वो मैथ्स में x होता है। द सेम वॉल इन 3 वर्कर्स, 3 वर्कर होंगे तो वॉल जो है वो कितने टाइम में बनेगा वो हमें नहीं पता। अब देखिए कि जब मैं मज़दूरों को इंक्रीज़ करता हूँ तो टाइम कम लगेगा, ये तो हमें पता है, क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है। फॉर एग्जांपल, मज़दूरों को मैं घर बना रहा हूँ, मैं ज़्यादा मज़दूर काम पे लगाऊंगा तो दिन कम लगेंगे, मेरे घंटे कम लगेंगे। मज़दूर कम होंगे तो घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो अब इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, क्वेश्चन से मुझे पता चल गया कि इनके बीच में जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को आपने फिर इस तरह लिख लिए, तो आपको भी पता है कि इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो आप इस तरह करें, पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे डायरेक्ट में, तो इन्वर्स में आप इस तरह करेंगे कि 5 को 6 के साथ, 3 को x के साथ। तो 5 6 से क्या आता है, 30 आता है। 3 को x के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3x आएगा। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करने हैं, 3 को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे। 3 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 3 से क्या आता है, 3 1 ज़र 3, 3 10 ज़र 30। तो आपका आंसर क्या होगा, 10 होगा। अब इन्होंने कितने स्टेप्स में किया है, 10। इनका भी आंसर बना है, लेकिन आपने इस तरह के क्वेश्चंस को आपने किस तरह डील करना है, पहले आपने देखना है कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स है। वो से सब पता लग रहा होता है क्वेश्चन से। यार अगर आपको इंग्लिश आता है, क्वेश्चन को
पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स है। फॉर एग्जांपल 1:2 और x:1, अगर इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है तो बिल्कुल सामने वाले से मल्टीप्लिकेशन। ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि 20 स्टूडेंट्स जो है वो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, 20 स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट को 8 आवर्स में। अब हाउ मेनी स्टूडेंट विल कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 5 आवर। तो 5 आवर, आवर का हमें नहीं पता, इन आवर इन्होंने दिया है, सॉरी, तो आवर कितने दिए हैं, 5 दिए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट मतलब इन्होंने स्टूडेंट्स पर नहीं दिए हैं यहाँ पे, तो हाउ मेनी का मतलब होता है कि x। आपने इस फॉर्म में तो लिख लिया। अब इसके बाद आपने सोचना है कि इनके बीच में जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स है। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को इंक्रीज़ करता हूँ तो फिर टाइम कम लगेगा या ज़्यादा। जब मैं स्टूडेंट को इंक्रीज़ करता हूँ तो टाइम कम लगेगा, जब स्टूडेंट को मैं कम करता हूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो तो उसको हमने किस तरह डील करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ज़र 0 8 2 ज़र 16, तो 160 आएगा। x और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड पे 5x आएगा। अब मैंने x की वैल्यू को फाइंड करनी है तो 5 शिफ्ट होगा इस साइड पे, 5 3 ज़र 15 और 5 2 ज़र 10, तो 32 जो है इसका आंसर बनेगा। इन्होंने भी यहाँ किया है। तो उम्मीद है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, यार ये मेरे दिल पे बहुत बड़ा अरमान था कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो है ज़्यादातर लोगों को इसमें मसला होता है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते कि इसको मैं इस तरीके से करूँ, क्रॉस से करूँ या मैं डायरेक्ट सामने वाले से मल्टीप्लिकेशन दूँ। जब आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का नहीं पता तो आपको जो है फिर आप कंफ्यूज होंगे कि इस क्वेश्चन को मैंने किस तरह करना है। लिहाजा अगर आपको का कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, सॉरी प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को आपने किस तरह सोल्व करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को आपने किस तरह सोल्व करना है, अगर ये चीज़ें आपको इस लेक्चर से आपको पता चल गया है तो फिर आपने कमेंट ज़रूर करना है कि सर मुझे पहले पता नहीं था, अब मुझे जो है अब मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यू, ये इसी तरह क्वेश्चन भी दिया था पेपर में कल मेरे ख्याल में, x/21 और 4/27। तो किस तरह करूँगा, x/21 इज़ इक्वल टू 4/7। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है तो उसको हमने अकेले छोड़ना है एक साइड पे। डिवाइड बाई 21 है तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में बनेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में होता तो ये डिवीजन में बन जाता दूसरी साइड पे। तो x के मैं छोड़ देता हूँ 4/7। अब 21 जो है यहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ डिवीजन में है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र 21, 4 3 ज़र 12। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 12। 1/x इज़ इक्वल टू 2/3। इसको आपने किस तरह डील करना है, 1/x इज़ इक्वल टू 2/3। तो आपने इस तरह करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये 2x बनेगा और 3 जो है यह 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो इस साइड पे 3 आएगा। x 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा क्रॉस और ये क्रॉस, तो x 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो क्या आएगा, 2x आएगा। 3 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करनी है, जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना होता है मैथ्स में उसको हम अकेले छोड़ते हैं, लिहाजा 2 को हम शिफ्ट करते हैं। 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवीजन में बनेगा। x 2 जो है यहाँ से कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। अब ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आपने किस तरह करना है, मीन्स को मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर ले। फॉर एग्जांपल x और 6 मल्टीप्लाइड होंगे तो x और 6 मल्टीप्लाइड होंगे तो क्या आएगा, 6x आएगा। 24 और 8 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 32 और 8 2 16 और 3 19, 152 में आएगा। तो अब क्या करेंगे, हमने x को फाइंड करना है तो 192 पे जो है आप कर ले 6 पे डिवाइड कर ले x।
तो मैं इसको करता हूँ, 6 3 ज़र 18 आएगा, तो ये तो 19 है, 1 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये 12 बनेगा, 6 2 ज़र 12, तो 32 जो है इसका आंसर होगा एक्स का। अब यहाँ एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो एक्स को 100 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले और 15 को जो है 200 के साथ मल्टीप्लाइड करें, तो एक जो है 100 एक्स बनेगा, दूसरा क्या बनेगा 15 को मैं 5 2 ज़र 30 और उसके बाद 2 ज़ीरो है तो ये बनेंगे। अब मैंने किस तरह करना है, एक्स को मैंने फाइंड करना है, तो एक्स में छोड़ दूंगा 3000 डिवाइड बाई ये 100 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, ये 2 ज़ीरो तो इस 2 ज़ीरो के साथ कट गए, तो एक्स इज इक्वल टू 30। इसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आपने किस तरह डील करना है अभी हम देखते हैं। यहाँ से सारे वो आपको MCQs जो देते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, वो सारे इसी टाइप के होते हैं। बेनिश रीड 25 पेज स्टोरी इन 40, हाउ मेनी पेजेस विल शी रीड इन 60 मिनट्स। अब आपने क्या करना है कि 25 पेजेस वो रीड करती है 40 मिनट्स में, या चलो मैं यहाँ करता हूँ, वो क्या करती है 25 पेजेस इन 40 मिनट्स। अब इसके बाद हाउ मेनी पेजेस इन 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में जो है वो कितने पेजेस का नहीं पता, मिनट्स का पता है, तो हमने मिनट्स लिख लिए, जो नहीं पता पेजेस का उसकी जगह हमने एक्स लिख लिया। अब आपने क्या करना है, आगे आपने सोचना है कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स। यार मैं टाइम को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा टाइम दूंगा तो आप ज़्यादा पेजेस को पढ़ेंगे, कम टाइम दूंगा तो कम पेजेस को पढ़ेंगे, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक को मैं कम कर रहा हूँ, दूसरा भी कम हो रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है और आगे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख ले कि 7 बेड्स कॉस्ट 5500, व्हाट अमाउंट विल बी 3 बेड्स बी बॉट एट। अब 7 बेड का कीमत इतना है तो 3 बेड्स का कितना कीमत होगा। पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर ले कि इन के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है। यार अगर मैं ज़्यादा बेड लूँगा तो ज़्यादा कीमत मैंने पे करना होगा, कम बेड लूँगा तो कम कीमत मैंने पे करना होगा, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में जो है कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्योंकि मैं बेड को इंक्रीज़ करूँगा तो मनी भी इंक्रीज़ होगी, कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगा, बेड को मैं डिक्रीज़ करूँगा तो कीमत भी जो है फिर मैंने कम अदा करना होगा। तो 7 बेड की कीमत जो है वो कितना है, 7 बेड की कीमत है कि 5500। तो अब 3 बेड्स की कितनी होगी वो मुझे नहीं पता, एक्स मैंने लिख लिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर ले और उसी तरीके से कर ले, क्वेश्चन जो है ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है कि 5 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल कास्ट इतना, व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 9 लीटर्स ऑफ। ये कास्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये अक्सर डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं। तो 5 का जो है 5 लीटर का कॉस्ट कितना है 755, तो 9 लीटर का कितना होगा वो हमें नहीं पता, एक्स है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाइड करें। क्रॉस क्यों मल्टीप्लाइड करें, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है और फिर एक ही स्टेप में जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इफ़ 8 men takes 8 chair in 9 days, how many men can 27 chair in the same number of days। अब यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हमें गिवन है, मेन और चेयर्स और डे, लेकिन डेज चूँकि दोनों केसेस में सेम है तो डेज को आप इग्नोर करें। अगर सेम ना होते फिर हम डेज को भी लेते, इसको फिर हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं, ये आगे क्लास में हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे डेज सेम है तो डेज को इग्नोर करें कि 8 बंदे जो है वो क्या कर सकते हैं, 18 चेयर्स को बनाते हैं। जब हम हाउ मैनी मैन कैन मेक 27 चेयर्स, तो मैन को ज़्यादा करेंगे तो चेयर्स भी ज़्यादा बनेंगे, मैन को कम करेंगे तो चेयर्स भी कम बनेंगे। तो 8 मैन जो है 8 क्या करते हैं वो 27 चेयर बनाते हैं, 18 चेयर बनाते हैं। जब यहाँ पे चेयर 27 है तो मैन कितने रिक्वायर्ड होंगे वो एक्स हमें नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड कर ले हो जाएगा। अब इसके बाद ये भी जो है फ्यूल का क्वेश्चन है, अ मोटर बाइक रिक्वायर 2 लीटर ऑफ ऑयल टू कवर हाउ मेनी लीटर्स। ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, तो 100 किलोमीटर के लिए 2 लीटर चाहिए, तो ये हमने हाफ कर लिया, तो ये भी हाफ होगा, 1 लीटर चाहिए होगा। इसको तो आप सॉल्व किए बगैर भी कर सकते हैं यार।
In a Chem 36 earthquake victim, there is enough food for 20 days. If 20 more people come in, how many days will the food last? अब यहाँ पे जो है तो यह अर्थक्वेक का जो केम है यहाँ पे 36 विक्टिम्स है, उनके लिए 20 दिनों का फूड है। अगर हम बंदों को ज़्यादा कर रहे हैं तो फूड जो है वो कम दिनों के लिए रह जाएगा। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स। इफ़ 12 मोर पीपल कम, अगर 12 लोग जो है ज़्यादा आ गए, मतलब अभी कितने लोग होंगे? टोटल 48 होंगे। तो 36 इज इक्वल टू 20 डेज़। तो 48 के लिए कितने दिनों के लिए काफ़ी होगा? फिर कितने दिनों में खुराक ख़त्म हो जाएगा? 36 बंदे जो है उन खुराक को 20 डेज़ में ख़त्म कर सकते हैं। तो 12 ज़्यादा आ गए, तो 36 जो है वो क्या करेंगे? 20, तो 12 और आ गए, तो अब कितने बन गए? 48 बन गए। 48 कितने दिनों में करेंगे? तो इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर आप विक्टिम या बंदों को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फूड जो है वो कम दिनों के लिए फिर रह जाएगा। तो इनके बीच में इन्वर्स है। तो आप 36 को 20 के साथ मल्टीप्लाइड करें, 48 को x के साथ मल्टीप्लाइड करें, क्वेश्चन खुद बहुत सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद है कि इफ़ 14 men can paint a masjid in 12 hours and how many hours 10 men। जब हम बंदों को इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम कम लगेगा, जब हम बंदों को डिक्रीज़ कम बंदे होंगे तो टाइम ज़्यादा लेंगे। अगर 14 बंदे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 14 बंदे हैं तो वो 12 आवर में करते हैं, तो अगर 10 आवर हो गए तो कितने बंदे रिक्वायर्ड होंगे? तो इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स है, क्योंकि एक को इंक्रीज़ करता हूँ तो दूसरा डिक्रीज़ होता है, एक को ज़्यादा करता हूँ दूसरा कम होता है, एक को कम करता हूँ दूसरा ज़्यादा होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन इनवर्स रिलेशनशिप का हो या इनडायरेक्ट का हो तो उनको हम किस तरह करते हैं? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अगर डायरेक्ट का हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका खुद बहुत सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है, तो चलिए एमसीक्यूज करते हैं। इज़ द कंपेरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज़ आर नंबर। तो यहाँ पे सेम क्वांटिटी का हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम या डिफरेंट का कोई नाम नहीं दिया है। अगर यहाँ पे इन्होंने रेट भी दिया होता एमसीक्यूज़ में तो फिर कन्फ्यूजन बन जाता, क्योंकि रेशो के लिए ज़रूरी है कि कंपैरिजन ऑफ द सेम क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटी को हम रेट कहते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने सेम या डिफरेंट का कोई जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए अगर यहाँ पे रेट का कोई फिर ऑप्शन होता तो फिर कंफ्यूजन बन जाती। अब कंपैरिजन सिंपल दिया है, तो कंपैरिजन जो है सिर्फ रेशो में होती है, ना प्रोपोर्शन में होता है, ना इक्विलिटी में होता है, ना एडिशन में होता है। इसके बाद है कि ऑफ टू रेशो इज़ नोन एज प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या होता है ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यूज़ कि इक्विलिटी ऑफ द टू, हमने लिख लिया ना वहाँ पे कि इक्विलिटी ऑफ द टू प्रोपोर्शन इज कॉल्ड इक्विलिटी ऑफ द टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दूसरा क्या है? इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज़ 15 गर्ल्स, द रेशो ऑफ बॉय टू गर्ल्स इज़। तो 20 लिख ले, 15 लिख ले, दोनों को सिंप्लीफाई कर ले। 4 5 ज़र 20 और 4 3 ज़र 4:3, 4:3 इसका आंसर होगा। अब इसके बाद क्या है? टू क्वांटिटीज़ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर इफ़ विद द डिक्रीज इन वन। अगर हम एक को डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा, एक को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। द रेशो 12:4 इज इक्विवेलेंट टू। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले, इसको भी 2 पे डिवाइड कर ले, इसको भी कर ले। 2 6 ज़र 12 आएगा, 2 2 ज़र 4 आएगा, 6 4 2 इसका आंसर होगा। इसके बाद दो और एमसीक्यूज़ है। द स्पीड ऑफ व्हीकल एंड टाइम टू रीच द डायमेंशन इज़। द स्पीड, अगर हम स्पीड को ज़्यादा करेंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, एक को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। दूसरा क्या है कि देयर इज़ अ प्रोपोर्शन बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ स्क्वायर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख ली। अब बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ स्क्वायर, लेंथ और विड्थ किस चीज़ के बराबर होते हैं? लेंथ और विड्थ को भी हम लेंथ ही तो कहते हैं स्क्वायर के केस में, या फॉर एग्जांपल हमने लेंथ और विड्थ को कह दिया कि ये एरिया के बराबर होते हैं। जब भी कोई दो नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, याद रखें
जब भी कोई दो नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये दूसरे इन्वर्स प्रोपोर्शन में होती है या इन्वर्स रिलेशनशिप में होते हैं। जब भी कोई दो नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, फॉर एग्जांपल यही ठीक है। बस इन दोनों को मैंने लिख लिया। जब भी दो नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये दूसरे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इन्वर्स में होता है, और जो दूसरा साइड पे जो नंबर होता है उसके साथ ये दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं। इसके बाद क्या है 76 इंक्रीज रेशो 2:5। तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे, 2 से गई है 5 पे तो यह 76 लिख ले, क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व हो जाएगा। इसको मैं करता हूँ 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 8 ज़र 16। अब 5 को 38 के साथ मल्टीप्लाइड करें, 5 8 ज़र 40 आएगा, 4 कैरी हो गया, 5 3 ज़र 15 और 4 19, तो 190 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूजन ख़त्म हो गया है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी आपने किस तरह करने हैं, तो फिर कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि हमारा भी दिली ख्वाहिश होता है कि हम लेक्चर दे दे तो किसी को कोई उसको अंडरस्टैंड कर ले, किसी को समझ आ जाए, तो फिर ये हमारे लिए खुशी की बात होती है। तो फिर आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि कोई ये चैप्टर जो था ये इंटरेस्टिंग था कि नहीं। तो चले इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।